आजादी के 75 साल बाद भी केंद्र सरकार अंग्रेजों के बनाए राजद्रोह कानून को क्यों बनाए रखना चाहती है, यह सवाल किसी के भी मन में उठ सकता है। आज यह सवाल देश के चीफ जस्टिस एमवी रमन्ना ने केंद्र सरकार से पूछा है और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 150 साल पुराने राजद्रोह के कानून यानी आईपीसी के सेक्शन 124 ए की वैधानिकता पर सुनवाई करने वाला है। इसे अब हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको राजद्रोह कानून की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 टिप्पणियां बताते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था। इसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक आदि को चुप कराने के लिए किया था। आजादी के 75 साल बाद भी क्या यह जरूरी है? चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम इस धारा को लगाने के इतिहास को देखें तो इस धारा की विशाल शक्ति की तुलना एक बढ़ई से की जा सकती है, जिसके पास एक वस्तु बनाने के लिए आरी है, जो इसका उपयोग एक पेड़ के बजाय पूरे जंगल को काटने के लिए करता है। यही इस कानूनी प्रावधान का प्रभाव है। चीफ जस्टिस एमवी रमन्ना ने स्पष्ट किया कि धारा 124 ए के तहत शक्तियां इतनी विशाल हैं कि एक पुलिस अधिकारी जो किसी को ताश, जुआ आदि खेलने के लिए फंसाना चाहता है तो धारा 124 ए भी लागू कर सकता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग और कार्यकारी एजेंसियों की जवाबदेही न होने की। उन्होंने पूछा कि सरकार कई पुराने कानूनों को खत्म कर रही है तो इस कानून को हटाने पर विचार क्यों नहीं किया। जब देश के चीफ जस्टिस खुद किसी कानून पर सवाल उठाएं तो कानून में कुछ तो ऐसा होगा जो संविधान के खिलाफ जाता होगा। राजद्रोह कानून यानी 124 ए में ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी बातें जिनको आधार बनाकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। याचिका में इस कानून को मुख्य तौर पर 3 चुनौतियां दी गई। पहली ये कि धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता अस्पष्ट है। राजद्रोह कानून बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ अनुचित प्रतिबंध है और यह प्रावधान किसी अभिव्यक्ति को आपराधिक कृत्य बताकर राजद्रोह मान सकता है। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर तीखे कमेंट किए, लेकिन आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट तक को इसे लेकर चिंता जतानी पड़ गई और आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से सरकार इस कानून को खत्म करने के लिए राजी नहीं। इसके लिए पहले आपको राजद्रोह कानून की परिभाषा और सजा का प्रावधान बता देते हैं। धारा 124 ए के अनुसार जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या किसी और तरह से सरकार की अवमानना, घृणा या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने की कोशिश करता है, तो वो राजद्रोह का आरोपी है। और राजद्रोह यानी धारा 124 ए एक गैर जमानती अपराध है और इसमें सजा 3 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माना है। राजद्रोह के कानून की परिभाषा काफी अस्पष्ट है। इसकी वजह इस कानून का 150 वर्ष पुराना होना भी है, जिसे अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से लागू किया था। लेकिन आज इस कानून की जरूरत पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने धारा 124 ए के इतिहास के पन्ने खंगाले और उनका मौजूदा हालात से सामना करवाया है। हमारी ये रिपोर्ट इसी पर आधारित है। ये 100 साल पुरानी बात है जब गांधी जी पर धारा 124 ए लगी थी। तब भी राजद्रोह का कानून 50 साल पुराना हो चुका था, जो अब आजादी के 75 साल बाद भी एक्टिव है। ये कानून अंग्रेज सरकार ने भारत में वर्ष 1870 में लागू किया। इस कानून को लिखने वाले जेम्स स्टीफ ने कहा था कि सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी। कानून में कहा गया कि ये फैसला भी पुलिस करेगी कि किस हरकत को देशद्रोह माना जा सकता है और किसे नहीं। बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना सर्च वारंट किसी भी जगह पर छापा मारा जा सकता था। अगर किसी अधिकारी को लगे कि किसी बयान से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़क सकता है तो उसे सजा सुनाई जा सकती थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर अंग्रेजों ने जब धारा 124 ए लगाई तो ब्रिटिश जज ने कहा था कि असंतोष भड़काने की कोशिश करना भी राजद्रोह है। और आजादी के 75 साल बाद देश के चीफ जस्टिस ने पूछा है कि सरकार को इस कानून की क्या जरूरत है। Supreme Court's observations regarding repeal of sedition law is good news for the nation but bad news for the Bharatiya Janata Party. Sedition law is BJP's most favorite and used weapon to kill criticism and suffocate freedom of speech and expression. The truth of the matter is BJP's
colonial mindset is responsible for the misuse of colonial sedition law. There is a 28% rise in sedition law cases registered every year since 2014. Most of the sedition law cases registered are in the Bharatiya Janata Party government-ruled states. This is not a coincidence, but a well-thought-out strategy to completely kill freedom of speech and expression. जाहिर है अंग्रेजी हुकूमत के लिए ये कानून आजादी के आंदोलनों को दबाने का हथियार था, जिसके खिलाफ आज भी आवाजें उठ रही हैं, वैसी ही जैसी आजादी मिलने से पहले उठती थी। साल 1922 में गांधी जी ने जज के सामने कहा था कि मुझे पता था कि मैं आग से खेल रहा हूं, मैंने जोखिम लिया और अगर मुझे छोड़ दिया जाता है तो मैं फिर से वही करूंगा। महात्मा गांधी ने धारा 124A को आईपीसी के राजनीतिक प्रावधानों का राजकुमार बताया था, जिसका मकसद नागरिकों की आजादी को दबाना था। गांधी जी ने जज के सामने ऐलान किया था कि इस धारा के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाना उनके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि इसके तहत भारत के सबसे चहेते देशभक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। ये राजद्रोह कानून पर गांधी जी के विचार थे, लेकिन आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी इस कानून को हटाने के बारे में नहीं सोचा। वर्ष 2010 से 2014 के दौरान मनमोहन सरकार में राजद्रोह के कुल 279 केस दर्ज हुए। 2014 से 2020 तक मोदी सरकार में ये आंकड़ा 519 था। 2010 से 2014 के दौरान 3,762 लोगों पर धारा 124A लगी है। 2014 से 2020 में 7,136 लोग इस धारा में गिरफ्तार हुए। इस तरह 2010 से 2014 के दौरान हर साल औसतन 62 केस दर्ज हुए और 2014 से 2020 के दौरान हर साल 80। आंकड़े बताते हैं कि राजद्रोह कानून आजादी से पहले करीब 75 साल तक ब्रिटिश हुकूमत का पसंदीदा कानून बना रहा और आजादी के बाद के 75 सालों में भारत की सरकारों का। लेकिन क्या आगे भी सरकारें आती जाती रहेंगी और अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून बना रहेगा? ये सब पॉलिटिकल है, इसमें कोई ये नहीं कि एक पार्टी या दो पार्टी। जब कांग्रेस थी तो वो इस्तेमाल करते थे, आज कोई और सरकार है बीजेपी, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, ये अभी इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी हुआ है, उसका मिसयूज अभी भी हो रहा है। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशंस या कुछ ऐसे गाइडलाइंस ले डाउन कर देने चाहिए, जिससे ये इसका जो मिसयूज है वो कर्टेल हो जाए, अगर इसको स्ट्राइक डाउन ना ही कर दें। क्योंकि देखिए इसकी जो जरूरत है वो अब और कम हो गई है, क्योंकि अब जो सरकार ने यूएपीए जो इनैक्ट कर दिया है, ये सारी चीजें अब यूएपीए में कवर्ड हैं जो टेररिस्ट ऑफेंसेस के लिए हैं। तो इसका स्टैट्यूट बुक पे मतलब पीनल कोड पे रहना अब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। न जाने राजद्रोह कानून की धारा में ऐसी कौन सी गजब की शक्ति है जो कोई भी सरकार इससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोच तक नहीं पाती। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनसीआरबी के आंकड़े खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। वर्ष 2014 से 2019 के दौरान धारा 124A के तहत राजद्रोह के 326 केस दर्ज किए गए, 559 लोग गिरफ्तार किए गए, 337 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन अदालत ने सिर्फ 10 आरोपियों को ही दोषी माना, बाकियों का अपराध साबित नहीं हुआ और वो छूट गए। यानी इस कानून में गिरफ्तारी की दर भले ही ज्यादा हो, दोष साबित होने की दर ना के बराबर ही है, जो इस कानून की उपयोगिता पर सबसे बड़ा सवाल भी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब मांग लिया है। दिल्ली से नलिन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून को हटाने को लेकर आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत में सिर्फ बहस ही चल रही। ऐसे में आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि खुद ब्रिटेन ने अपने देश में राजद्रोह कानून को 2010 में खत्म कर दिया था। लेकिन क्या भारत में भी अब यह कानून खत्म होगा? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। जुलाई 2019 में राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि देशद्रोह के अपराध से निपटने वाले आईपीसी के तहत प्रावधान को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके पक्ष में दलील देते हुए सरकार ने कहा कि राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रावधान को बनाए रखने की आवश्यकता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि धारा 124A को खत्म करने की जरूरत नहीं है। यानी आजादी के बाद भी अंग्रेजों के जमाने का यह कानून सरकारों को बेहद जरूरी लगता रहा है और मौजूदा सरकार भी इस राजद्रोह कानून के समर्थन में खड़ी है। आखिर इस 150 साल पुराने कानून में ऐसी क्या बात है जो सरकार की नजरों में इस कानून को आज भी प्रासंगिक बनाती है? देखिए।
देश में जब अंग्रेजों की सरकार थी, धारा 124A तब भी थी। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, धारा 124A तब भी थी। देश में जब गठबंधन की सरकारें थीं, धारा 124A तब भी थी। और देश में अब बीजेपी की सरकार है, धारा 124A अब भी है। लेकिन क्या धारा 124A हमेशा रहेगी? ये सवाल अगर सुप्रीम कोर्ट को सरकार से पूछना पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल को लेकर कुछ तो गंभीर बातें नोट जरूर की होंगी। ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली टेररिस्ट ऑफेंस के लिए, जैसे खालिस्तान की प्रॉब्लम हुई तब, या जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम हो रही है, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है, या LTTE की प्रॉब्लम थी, उन आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो हिंदुस्तान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हैं। मगर अगर आप इसका इस्तेमाल कोई फार्मर के प्रोटेस्ट के लिए करें, या इसका इस्तेमाल आप कोई आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट हो उसके लिए करें, तो ये बात सेक्शन तो लागू हो जाएगा उस समय FIR में, बट उसके लागू होते ही जो उसका जो इंसान है उसको कस्टडी में लेना, फिर उसको बेल पे निकलना, कई साल गुजर जाते हैं उसमें। तो ये इन सब चीजों के लिए नहीं है। तो इतने इसको आर्बिट्ररी यूज जो इसका हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है अब, क्योंकि ये इतना वाइड स्प्रेड हो गया है इसका यूज, मिसयूज कहना चाहिए, हर स्टेट में जो भी हो चाहे, और ये सब पॉलिटिकल है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक राजद्रोह कानून शक के घेरे में और सरकारों की पनाह में रहा है। राजद्रोह कानून के राजनीतिक इस्तेमाल का शक इस कानून के इस्तेमाल के तरीके से भी जताया जाता है। 2010 से 2020 के बीच करीब 11,000 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के 816 केस दर्ज हुए। सबसे ज्यादा 405 भारतीयों के खिलाफ नेताओं और सरकारों की आलोचना करने पर राजद्रोह के आरोप लगे। UPA 2 सरकार की तुलना में NDA सरकार के कार्यकाल में हर साल राजद्रोह के मामलों में 28% की बढ़ोतरी हुई है। धारा 124A का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आंदोलनों को दबाने में होने का आरोप हमेशा से लगता रहा है, फिर चाहे सरकार किसी की भी रही हो। किसी भी आदमी को आप कभी भी लपेटे में इसमें ले सकते हैं और उसको आप सेडिशन में चार्ज कर दीजिए। अच्छा, इसमें जो पनिशमेंट है वो उम्र कैद से लेके 3 साल या फाइन तक है। वो तो जब होगा, जब ट्रायल होगा उसके बाद होगा, मगर उसके पहले जब चार्ज लगेगा ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसका सेशंस ट्रायल है, तब की मैजिस्ट्रेट नहीं ग्रांट कर सकता। और इसका सिर्फ इन्वोक होना कि सेडिशन एक कोई भी भारतीय नागरिक के लिए इतना शर्मनाक है कि वो सोचेगा कि कौन अपने देश के देशद्रोही बुलाया जाना चाहता होगा। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिसमें पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट और विपक्ष के नेताओं पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई और बाद में अदालत ने वो केस रद्द कर दिए। राजद्रोह कानून के इस लापरवाही से इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना कर चुका है, लेकिन सरकारें अब भी इस समस्या से मुंह फेर रही हैं। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे ने बीजेपी के मिशन यूपी को स्पीड दी है। 8 महीने में चुनाव होने वाले हैं। 8 महीने बाद ही जब PM वाराणसी पहुंचे और करीब 1,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स काशी को दिए, तो उन्होंने तारीफों का भी एक पुल CM योगी के नाम का बना दिया। पूरी काशी मोदी मोदी कर रही थी, लेकिन PM मोदी कदम कदम पर योगी योगी कर रहे थे। किसी भी नेता और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि खुद PM उसके काम की खुलकर तारीफ कर रहे हो और सबको बता रहे हो कि उन्होंने कैसे 4 साल में यूपी को बदल दिया। समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। 8 महीने बाद PM बनारस आए, प्रोजेक्ट्स की झड़ी लगाई, बनारस का विकास मॉडल दिखाया, CM योगी की जमकर तारीफ की। 8 महीने में ही यूपी में चुनाव होने वाले हैं। बनारस से 2022 का संदेश साफ है। यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। यूपी में योगी ही चेहरा है, कोई दुविधा ही नहीं है।
बाकी कोई टक्कर में है ही नहीं। पीएम की बातों से ये बिल्कुल साफ है। पीएम खुद खुलकर तारीफ करें, इससे बड़ी बात क्या होगी। मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। ऐसी तारीफ किसी और की कम ही मिलती है, लेकिन सीएम योगी के काम को पीएम ने कमाल बताया और ये भी समझाया कि कैसे योगी राज आने के बाद यूपी के हालात बदल गए। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। इसी कड़ी मेहनत पर पीएम ने कोरोना का जिक्र किया। जब दूसरी लहर में यूपी संकट में था, पीएम ने याद दिलाया कैसे छोटे छोटे संकट भी यूपी के लिए पहले विकराल बन जाते थे। लेकिन 100 साल की सबसे बड़ी आफत का भी यूपी ने सामना किया और कोई कसर नहीं छोड़ी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और आगे की तैयारी भी चल रही है। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। बार बार पीएम ने सीएम योगी और यूपी सरकार का नाम लिया, बार बार उनके काम गिनाए, बार बार उनकी तारीफ की और इससे विरोधियों पर भी तीखा निशाना साध दिया। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। सीएम योगी के काम पर पीएम मोदी ने मुहर लगा दी है और इसी से मिशन 2022 की शुरुआत भी कर दी। मोदी योगी की जोड़ी का यूपी में विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम ने सीएम योगी के काम पर मुहर लगाई, उनकी कड़ी मेहनत को बताया, उनकी कार्य निष्ठा की बात की, उनके काम का कमाल बताया। ये सब काशी में भी दिखा।
जिसके लिए पीएम का बड़ा संकल्प है और जिस पर पिछले 7 साल में बहुत काम हुए हैं। आज खुद पीएम ने इन 7 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया। आज पीएम 5 घंटे काशी में रहे, 1,500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स काशी को दिए। काशी के लिए पीएम का मंत्र प्राचीनता में आधुनिकता का है। इसमें ऐसी मॉडर्न काशी बनकर तैयार हो जिसमें काशी के प्राचीन वैभव के दर्शन हो। 7 साल में जैसे काशी का कायाकल्प हुआ है वो सबके सामने आए। ये सारी तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं। ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी। ये विकास की ही गंगा है जिसने काशी का कायाकल्प कर दिया। नहीं तो कौन सोच सकता था कि काशी का भी कभी ऐसा मॉडर्न अवतार दिखेगा। हाईवे हो, सड़कें हो, गलियां हो, पार्किंग हो, घाट हो, 7 साल में काशी चमक गई है। अब तो पुरानी काशी नहीं, अब मॉडर्न और स्मार्ट काशी बन गई। पीएम ने 5 घंटे में ही 1500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की झड़ी लगा दी। 205 नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, 78 प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए, जिसका उद्घाटन किया। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी का प्राचीन वैभव सबने पढ़ा है, लेकिन आधुनिक काशी को सब देख रहे हैं। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसी मकसद से बनाया गया है। इसका पीएम ने उद्घाटन किया, वहां पर रुद्राक्ष का पौधा लगाया और रुद्राक्ष से ही पीएम ने बनारस के गीत, संगीत और कला की बात की। तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या सहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। कन्वेंशन सेंटर हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, शहर के पार्कों को सुविधा युक्त बनाना हो, शहर को सुंदर बनाना हो, पंचकोसी रोड को मजबूत करना हो, काशी चमक रही है। 3 लेन की एलिवेटेड रोड हो, गांव के सड़कों की मरम्मत हो, स्मार्ट स्कूल हो, स्किल सेंटर बनाना हो, महिला पॉलिटेक्निक में आईटी ब्लॉक हो, काशी चमक रही है। पेयजल योजना हो, शहर के सीवेज सिस्टम को मॉडर्न बनाना हो, बीएचयू के शिक्षकों के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट बनाना हो, बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग बनाने हो। रिकॉर्ड तोड़ प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। काम तब भी नहीं रुका जब कोरोना काल में दुनिया रुक गई। यही तो बनारस का कायाकल्प करने का संकल्प है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के इस स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। काशी कोरोना की चुनौती से भी लड़ी, इस चुनौती से सीखा भी और आगे के लिए खुद को तैयार भी किया। बीएचयू में नया एमसीएच विंग इसीलिए तैयार हुआ, जहां आधुनिक सुविधाएं हैं। वाराणसी में 14 ऑक्सीजन प्लांट्स भी शुरू हुए हैं। वाराणसी अब पूर्वांचल का बड़ा मेडिकल हब बन रहा है। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल
काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। पीएम ने आज खुद काशी के विकास के 7 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया है। एक एक काम गिनवाए हैं। काशी के पुराने वैभव को नए रूप में लाने का संकल्प दोहराया है। वाराणसी से पौलमी साहा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के समय की जिस खबर की अब तक आशंका भर थी वो सच्चाई के और करीब पहुंच गई है। WHO ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी ये शुरुआती स्टेज में है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे कोरोना के मामले कम वैक्सीनेशन की वजह से गंभीर हो रहे हैं। दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन 5% से कम है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत की स्थिति इससे थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन भारत में तीसरी लहर के डर से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के कुछ बाजारों को फिर से बंद करने की नौबत ना आती अगर कोरोना के खतरे पर हम आगाह होते। कांवड़ यात्रा को मंजूरी दें या नहीं, इसका सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक ना पहुंचता अगर तीसरी लहर की चिंता सता रही होती। लेकिन कोरोना तो मौजूद है। उसका डेल्टा रूप न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कम से कम 111 देशों में नए केस और मौत की रफ्तार बढ़ा रहा है। डेल्टा कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लेकर आ रहा है। WHO ने कह दिया है कि दुनिया कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती स्टेज में पहुंच चुकी है। The Delta variant is ripping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death. After 10 weeks of declines, deaths are increasing again. We continue to hear reports from all regions of the world about hospitals reaching capacity. बीता हफ्ता लगातार चौथा हफ्ता था जब कोविड-19 के केस दुनिया भर में दोबारा बढ़े हैं। WHO के 6 क्षेत्रों में से सिर्फ एक को छोड़ दें तो सभी जगहों पर नए केसेस में बढ़ोतरी हुई है। 10 हफ्तों की गिरावट के बाद कोरोना से मौतों की तादाद फिर बढ़ने लगी है। WHO के मुताबिक तीसरी लहर को ला रहा डेल्टा वेरिएंट बढ़ी सोशल मोबिलिटी के साथ साथ स्वास्थ्य और सामुदायिक सुविधाओं में कमी के कारण पैर पसार रहा है और इन हालातों में भारत जैसे देशों में तनिक भी चूक भारी पड़ सकती है।